राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शन चल रहा है, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके लेक्चर्स चल रहे हैं, साइड में मैंने लिख भी दिया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का नेम है, उसका ये चैप्टर नंबर 2 है एनालिटिक फंक्शन, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने इसके प्रीवियस के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं सबसे पहले आपको वही एडवाइस करूँगी कि आप 3 लेक्चर देख लें, तभी आपको ये वाला 4th वाला लेक्चर भी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा लिंक कर रहा है और आज ये इसका लास्ट लेक्चर है। 3 लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ एनालिटिक फंक्शंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारे थ्योरम्स और उसमें फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है। इसका फर्स्ट लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसके प्रीवियस की जो 2 बुक्स हैं, मैंने इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं वो भी कंप्लीट करा दी हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं उसके भी लेक्चर। एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका शॉर्ट में एनए बोलते हैं, और दूसरी है ओआर ऑपरेशन रिसर्च, उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट का लिंक। सो मैं आपको प्रीवियस के लेक्चर दिखा देती हूँ। देखिए, ये इसका फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो बताया था, इसका एक एग्जाम्पल बताया था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, और साथ में मैं आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी वो भी मैंने उसमें बताया था, मिलनीस थॉमसन मेथड आज मैं डिस्कशन करूँगी, तो ये भी मैंने बताया था। और साथ में इसके सेकंड लेक्चर में मैंने कॉचीज रायमन इक्वेशन, CR इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस कराए थे और बताए थे कि कैसे होते हैं। फिर इसका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हार्मोनिक फंक्शन, तो उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और साथ ही साथ इसमें मैंने हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी करना बताया था। और आज ये इसका 4th लेक्चर है, जिसमें हम मिलनीस थॉमसन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो आज हम पढ़ेंगे मिलनीस थॉमसन मेथड। ठीक है, मिलनीस थॉमसन मेथड। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ मिलनीस थॉमसन मेथड क्या होता है। तो मैं उसी में आपको दिखा देती हूँ, उसके नोट्स में से ही, फर्स्ट लेक्चर के नोट्स में से ही, कि मैंने क्या बताया था। देखिए यहाँ पर, देखिए पूरा लिखा हुआ है मिलनीस थॉमसन मेथड। सो मिलनीस थॉमसन मेथड क्या होता है, टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन, टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन fz when one conjugate function is given। जब हम क्या करते हैं, जब आपको एक नया फंक्शन बनाना होता है और आपको एक फंक्शन उसका गिवन होता है, मतलब उसका कॉन्जुगेट फंक्शन आपको गिवन होता है और आप एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस मेथड को हम मिलनीस थॉमसन मेथड कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आप बनाते हैं, जैसे fz इक्वल्स टू के phi1 z, 0 माइनस i phi2 z, 0। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का नेम है। आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स में आपको आई तो दिखेगा ही, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में आई होता है हमेशा। phi1 और phi2 यहाँ पर क्या है, phi1 और phi2 xy के फंक्शन है। phi1 और phi2 xy के फंक्शन हैं, और phi1 का मतलब है del u over del x एंड phi2 का मतलब है del u over del y। सो ये fz है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। ठीक है, इस तरह से ही आपको psi1 और psi2 में भी मिल जाते हैं फंक्शन, जहाँ पर psi1 का मतलब होता है del v over del x एंड psi2 का फंक्शन होता है del v over del y। मतलब psi1 और psi2 भी दोनों ही x और y के फंक्शन होते हैं। अब ये मैंने इतना सब कुछ बोला, ये है क्या, ये मिलनीस थॉमसन मेथड है। ये मत बोलिएगा कि ये कहाँ से बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, समझ नहीं आ रहा। इसको बस ये समझिए कि एक मेथड है जिसका आपको यूज़ करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो है ना पूरा fz की वैल्यू, ये आपको याद रखनी है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर जो phi1 और phi2 हैं वो x और y के फंक्शन है और उनकी वैल्यूज़ ये होती हैं। ठीक है, और ये phi1 और phi2 के प्लेस पर कभी कभी psi1 और psi2 भी आ जाता है, जिनकी वैल्यू del v over del x और del v over del y होती है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं आज और इसको अच्छे से समझते हैं, जिससे कोई आपको डाउट ना रहे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी।
सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट किया है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है और हमको क्या करना है। सबसे पहले बच्चे को ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पूछा है, क्या गिवन है और आपको क्या करना है उस क्वेश्चन को लेकर। सो प्रूफ दैट द फंक्शन u इक्वल्स टू e टू द पावर x cos y माइनस y sin y सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये जो गिवन फंक्शन है u के टर्म u में आपको ये प्रूफ करना है कि ये सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को। सेकंड, फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, और इसका करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन जो कि ये इस फॉर्म में होता है एफ जेड इक्वल्स टू के यू प्लस आई वी, वो भी फाइंड करना है। इस गिवन फंक्शन को आपको लाप्लास इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है और साथ ही साथ इसका करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना है। अब देखिए, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम हार्मोनिक फंक्शन कह देते हैं। जो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है उसको हम हार्मोनिक फंक्शंस कह देते हैं, जिसके लिए हम लाप्लास इक्वेशन लिखते हैं और दिखा देते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं अपने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ लाप्लास इक्वेशन क्या होता है और लाप्लास इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो जिसने मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखे होंगे, प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा, उसको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए ही मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख लें, वो काफ़ी ज़्यादा इससे लिंक कर रहा है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर प्रूव करेंगे लाप्लास इक्वेशन को ही, ठीक है। बट आप ये सोचेंगे फिर हमने मिलनेस थॉमसन मेथड लिखा ही क्यों? क्योंकि इसमें जो आगे बात बोली, इन्होंने बोला है फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो जब हमें किसी फंक्शन का, किसी गिवन फंक्शन का करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना होता है, मैंने जैसे बताया ना अभी आपको, मिलनेस मेथड में कंस्ट्रक्ट करना होता है एक और फंक्शन। सो जब आपको एक नया करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आप जिस मेथड का यूज़ करेंगे उसको कहेंगे मिलनेस थॉमसन मेथड, और इस मेथड का यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करके दिखाना होता तो ये प्रीवियस मेथड से हो जाता, प्रीवियस वाले लेक्चर में है काफ़ी अच्छा। बट यहाँ पर आपसे आगे भी बोला है एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर मिलनेस थॉमसन मेथड का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फंक्शन गिवन है हम उसको नोट कर लेते हैं। वी हैव u इज इक्वल टू ई टू द पावर x ब्रैकेट में x cos y माइनस y sin y। सबसे अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल कर लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, ये क्वेश्चन हो गया तो इस मिलनेस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिकॉज सब इजी होते हैं, सब में बहुत इजी फंक्शंस दिए होते हैं। मैंने ऐसा फंक्शन लिया है जिसमें एक्सपोनेंशियल भी है, ई टू दी पावर में भी है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, एक्स साइन वाई और कॉस वाई भी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ लाप्लास इक्वेशन होती है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है लाप्लास इक्वेशन। अपने सारे लेक्चर्स में मैंने लाप्लास इक्वेशन का जिक्र किया है। सो लाप्लास इक्वेशन होती है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। देखिए इसका मतलब होता है यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स, ठीक है। पावर 2 है यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पर करना है यू का। यू ये है एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर आपको एक बार ऐसे ही सेम u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, और कैसा करना है? पार्शियली, बिकॉज यहाँ पर डेल बन रहा है। अगर इस तरह से d लिखा होता है तो उसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन अगर आपका इस तरह से लिखा होता है डेल बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब कितने भी वेरिएबल्स हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम करेंगे सिर्फ उसे ही लेंगे, बाकी सबको हम कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ पर जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, यहाँ पर y को कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर? जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो केवल y के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, x को हम कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखिए जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो u का सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं पार्शियली, यानी कि डेल u ओवर डेल x। u आपका ये है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानकर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, जब अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का 1 cos y एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट होगा तो एज इट इज़,
माइनस ये पूरा y टर्म है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। मैंने बोला क्योंकि y एक अदर वेरिएबल है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करने पर इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। y साइन y का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर? प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x, एंड अंदर जो सेकंड वाला टर्म है वो एज इट इज़ रहेगा y साइन y। ठीक है, अंदर वाला पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। ये फर्स्ट टर्म हमने लेट किया था और ये हमने सेकंड टर्म लेट किया था। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, e की पावर x cos y प्लस e टू दी पावर x cos y माइनस y साइन y। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानकर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया जो डिफ्रेंसिएशन में हम लगाते हैं। अब इन दोनों टर्म से आपको e टू दी पावर x कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा cos y प्लस x cos y माइनस y साइन y। इस तरह से मैंने e टू दी पावर x को दोनों ही टर्म्स से कॉमन ले लिया है, तो अंदर वाले टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, सो ये आपको मिल गया है डेल u ओवर डेल x। क्लियर? ये आपको यहाँ पर मिल गया है। डिफ्रेंसिएशन तो आता होगा, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, डिफ्रेंसिएशन पढ़ कर आए होंगे। और अब आप लास्ट ईयर की मैथ्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की 6 सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, तो इतना तो बेसिक क्लियर ही होगा। ठीक है, अब हमने ये डेल यू ओवर डेल एक्स तो निकाल लिया, हमको चाहिए क्या? डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो हम इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाएंगे फिर से, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन cos y का 0, बिकॉज यहाँ पर y है, y कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 0, प्लस x cos y। x cos y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? x cos y का डिफ्रेंसिएशन होगा cos y, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगी, कंफ्यूज नहीं होना। x का 1, cos y कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2x लिखा होता तो हम यहाँ पर 2 लिख देते, इसी तरह यहाँ पर जो cos y है वो कांस्टेंट है, तो x का 1 cos y एज इट इज, और माइनस y साइन y का 0। बार बार अगेन आपको मैं बता रही हूँ कि cos y y वाले टर्म्स का 0 होगा डिफ्रेंसिएशन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और सेकंड टर्म एज इट इज, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, cos y प्लस x cos y। डिफ्रेंसिएशन ही ध्यान से करने का है, बाकी लाप्लास इक्वेशन में तो आप वैल्यू रख ही लेंगे, साइन y। अब देखिए अगेन इन दोनों टर्म्स में से मुझे e टू दी पावर x कॉमन दिख रहा है, e टू दी पावर x कॉमन दिख रहा है, cos y यहाँ मिलेगा, cos y यहाँ मिलेगा, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 2 cos y। ठीक है, प्लस x cos y लिख दीजिए, और माइनस के y साइन y। दो टर्म्स एज इट इज़ हैं, ये वाला और ये वाला cos y को मैंने ऐड किया है, तो ये हो गया 2 cos y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको मिल गया है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि u का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, ये मिल गया है। लाप्लास इक्वेशन में आपको यही चाहिए, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए? डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसको फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम u का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन एक बार करेंगे, फिर बाद में 2 बार करेंगे। तो जब एक बार करेंगे, यानी कि इस u टर्म का एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पर विद रेस्पेक्ट टू y, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन x एज इट इज बिकॉज कांस्टेंट है, cos y का साइन y, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस के साइन y होता है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर इसका करेंगे माइनस, इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा अंदर, इसके अंदर भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगेगा, y साइन y में प्रोडक्ट रूल लगेगी। तो करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन साइन y का cos y, और y का 1 साइन y एज इट इज, तो साइन y एज इट इज प्लस के साइन के साथ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरह से यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा दीजिए बाहर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, ब्रैकेट को मैं ओपन कर रही हूँ, एंड ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है।
ठीक है, ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई। तो ये आपको मिल गया है यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल यू ओवर डेल वाई। अब इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये पेन बहुत ज़्यादा लाइट चल रहा है। अब देखिए डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करेंगे, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करके डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, सो करते हैं, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, करते हैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन जब विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स एज इट इज रहेगा माइनस के एक्स, साइन वाई का कॉज वाई हो जाएगा। क्लियर, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉज वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा तो माइनस वाई एज इट इज कॉज वाई का साइन वाई माइनस के, तो ये प्लस का हो जाएगा, और वाई का 1 कॉज वाई एज इट इज माइनस के कॉज वाई, और यहाँ पर साइन वाई का अगेन माइनस के कॉज वाई। इस तरह से हो जाएगा। देखिए आया समझ में। उसके बाद जब हम सेकंड फंक्शन का करेंगे तो सेकंड फंक्शन का देखिए ई टू द पावर एक्स का 0, और ये वाला टर्म ऐसी, तो 0 की वजह से यहाँ पर 0 हो जाएगी, वो सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स कॉज वाई प्लस वाई साइन वाई, एंड हो जाएगा माइनस कॉज वाई ऐड हो जाएंगे माइनस के 2 कॉज वाई। सो यहाँ से आपको मिल गया डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए लाप्लास इक्वेशन में रख कर देखेंगे, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये तो आपको अब तक याद हो ही गई होगी, इज इक्वल टू 0। तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना है, ई टू दी पावर एक्स 2 कॉज वाई प्लस एक्स कॉज वाई माइनस वाई साइन वाई। ये पूरा फंक्शन यहाँ रख दीजिए, ई टू दी पावर एक्स 2 कॉज वाई प्लस एक्स कॉज वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, प्लस ये वाला डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स कॉज वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस 2 कॉज वाई। सो देखिए सारे साइन अपोजिट हैं, प्लस का माइनस, प्लस का ये भी माइनस में है, प्लस एक्स कॉज वाई माइनस एक्स कॉज वाई माइनस साइन वाई प्लस साइन वाई, सारे टर्म्स कैंसिल हो रहा है, आंसर आ रहा है 0। सो ये आपकी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन। तो आप लिखेंगे हैंस द गिवन फंक्शन, हैंस द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। जो हमको दिखाना था वो हमने दिखा दिया, जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। हैंस प्रूफ कि ये जो गिवन फंक्शन है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ तक आपका एक चीज़ तो हो गई। अब आपको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन और निकालना था, तो हम अब वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिलनीस थॉमसन मेथड। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बाय मिलनीस थॉमसन मेथड। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं ये देखिए ध्यान से। ठीक है, सो मैंने बताया था मिलनीस थॉमसन मेथड क्या होता है। अभी स्टार्टिंग में एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में फाइव 1 जेड कॉमा 0 माइनस आई फाइव 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। ये याद नहीं है तो अच्छे से कर लीजिए। मिलनीस मेथड का फॉर्मूला है एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में फाइव 1 जेड कॉमा 0 माइनस आई फाइव 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। अब एफ जेड, अब फाइव 1 क्या होता है, मैंने बताया था फाइव 1 क्या होता है। अभी फाइव 1 होता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स, ये होता है आपका फाइव 1। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए, ये होता है आपका फाइव 1 डेल यू ओवर डेल एक्स, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। और डेल यू ओवर डेल वाई जो होता है आपका वो होता है फाइव 2, ये होगा आपका फाइव 2। क्लियर, वो फाइव 1 एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको।
ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स आपका होता है फाई वन और डेल यू ओवर डेल वाई होता है आपका फाई टू। यहाँ पर देखिए मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर जब कराया था तो यहाँ पर बताया था, देखिए फाई वन होता है डेल यू ओवर डेल एक्स, फाई टू होता है डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो करते हैं, फाई वन कितना है, डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ पर बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर है एक्स और वाई, यहाँ पर क्या है जेड कॉमा ज़ीरो। तो एक्स के प्लेस पर जेड है, वाई के प्लेस पर ज़ीरो है। तो देखिए ध्यान से, एक्स के प्लेस पर जेड है यानी ई टू दी पावर एक्स है, तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा जेड। वाई के प्लेस पर ज़ीरो के कॉस ज़ीरो वन, कॉस ज़ीरो वन और साइन ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पर कॉस ज़ीरो वन, एक्स की जो है जेड है तो जेड, और कॉस ज़ीरो वन तो प्लस का वन, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है। ठीक है, तो ई टू दी पावर जेड प्लस वन माइनस आई फाई टू कितना है ये, यहाँ पर क्या है एक्स के प्लेस पर जेड है, वाई के प्लेस पर ज़ीरो, ई टू दी पावर जेड, ई टू दी पावर जेड। ठीक है, ई टू दी पावर जेड और एक्स जेड के वाई के प्लेस पर ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये वाला टर्म ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन और वाई के प्लेस पर ज़ीरो होने की वजह से ये ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये वाला सारे टर्म्स ज़ीरो। जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ई टू दी पावर जेड की तो वो ज़ीरो हो जाएगा, डी जेड प्लस सी। तो एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, जेड प्लस वन ही बचेगा, ये वाला टर्म तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना, ये बचा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू जेड। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टू दी पावर जेड और जेड प्लस वन का, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो हमने फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन जेड का वन हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, और सेकंड का इंटीग्रेशन डी जेड अगेन जेड प्लस वन ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर जेड प्लस सी। सो यहाँ से हो जाएगा जेड प्लस वन, या मल्टीप्लाई कर लीजिए जेड की, जेड ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर जेड प्लस सी। ई टू दी पावर जेड से ई टू दी पावर कैंसिल कट, जेड ई टू दी पावर जेड प्लस सी। सो ये हो जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन जो कि आपको फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय पार्ट्स लगाया है। फर्स्ट फंक्शन लेट किया है जेड प्लस वन को, सेकंड फंक्शन लेट किया है मैंने ई टू दी पावर जेड को। क्या होता है इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जेड का रेस्पेक्ट में वन, वन का जीरो, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड का ई टू दी पावर जेड। ठीक है, फिर ये वाला टर्म एज इट इज, इसका ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन बाकी है, ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड, फिर मैंने ई टू दी पावर जेड की मल्टीप्लाई कर दी अंदर जेड के साथ और वन के साथ, तो जेड के साथ आ गया, वन के साथ आ गया। ये पॉजिटिव ई टू दी पावर जेड था, ये नेगेटिव ई टू दी पावर जेड था, कैंसिल हो गया, क्या बचा जेड ई टू दी पावर जेड प्लस सी। सो ये आ गया आपका करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन जो आपका गिवन फंक्शन था उसके। सो इस तरह से हम मिलनीज मेथड का यूज़ करके ही करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।